हेलो स्टूडेंट्स, पिछले मैंने अपने 8-10 वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको जेरेमी बेंथम समझाने का प्रयास किया है। मैं डॉक्टर रंजना गर्ग। तो आज मैं अब अपने बेंथम के विचारों का, जो बेंथम के विचार मैं इतने दिन से आपको पढ़ा रही थी ऑनलाइन के माध्यम से, मैंने इनके सभी के PDF भी आपको उपलब्ध कराए हैं, जिसमें अगर आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें या उनको समझने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं उनको बिल्कुल आराम से। मैं प्रयत्न करूंगी कि इनके ऑब्जेक्टिव्स भी मैं आपको एंड में दूं, जब मैं इनके ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दूंगी कि किस तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव्स आपको हल करने हैं। अब इसी कड़ी में मैं आज बेंथम के विचारों का अंत करते हुए, मतलब बेंथम के विचारों को ख़त्म करते हुए, मैं आपको बेंथम की जो आलोचनाएं हुई हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आलोचनात्मक बहुत पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको उसकी आलोचनाएं बता रही हूँ। बेंथम की जो विचारधारा है वो यथार्थवादी है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। वह आदर्शवाद को नहीं मानता था। सुख और दुख उसके मानव के दो प्रेरक तत्व थे। ये सब चीज़ों को वो अपना मापदंड मानता था। फिर भी उसके विचारों की थोड़ी बहुत आलोचना हुई, जो इस प्रकार है। पहला, मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार जो था उसका त्रुटिपूर्ण था। बेंथम के दर्शन का एक गंभीर दोष यह था कि वह मनोवैज्ञानिक तथा नीति शास्त्र की भ्रांत धारणाओं पर आधारित है। बेंथम मनुष्य को निरंतर सुख के पीछे दौड़ने वाला एक निरास्वार्थी प्राणी मानता है, जो कि गलत है। स्वार्थ मानव स्वभाव का एक प्रमुख तत्व तो है, लेकिन उसे मानव स्वभाव का एकमात्र तत्व नहीं माना जा सकता। सच तो यह है कि मनुष्य अनेक जटिल भावनाओं और प्रवृत्तियों का पुतला होता है। मानव के सभी कार्य केवल सुख की इच्छा से प्रेरित नहीं होते। उसके कार्यों के पीछे दया, क्षमा, प्रेम, त्याग, परोपकार और देश प्रेम आदि प्रवृत्तियां भी होती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को एक बौद्धिक प्राणी मानना, जिसके सभी कार्यों के पीछे सुख दुख का अनुमान और परिमाण का लेखा रहता है, ये उपयोगितावाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर है अत्यधिक अस्पष्ट दर्शन। बेंथम का दर्शन अत्यधिक अस्पष्ट भी है, क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख साधन सरल नहीं है। आखिर हित या प्रसन्नता कोई ऐसी निश्चित स्वरूपवान वस्तु तो है नहीं जिसे तोला या नापा जा सके। मतलब हम कैसे बताएं कि हम ज़्यादा प्रसन्न हैं या नहीं है? किसी व्यक्ति को कोई छोटी सी खुशी मिल जाए उसमें ही वो बहुत सुखी है, और किसी के पास बहुत बड़ा बंगला हो तो भी वह दुखी है। तो इसलिए सुख का कोई आधार या पैमाना नहीं है। राज्य के लिए निश्चित करना अत्यंत कठिन है कि किन कार्यों से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त हो सकता है। इसका कारण यह है कि सुख हृदय से उत्पन्न होता है, परंतु राज्य का मनुष्य की आंतरिक भावना से कोई प्रत्यक्ष संबंध होता ही नहीं है। इस प्रकार बेंथम का जो सूत्र हमें प्रारंभ में सरल और स्वतः सिद्ध प्रतीत होता है, वह वास्तव में ऐसा है नहीं। इसके कई बार सुख और व्यक्तियों की संख्या परस्पर विरोधी तत्वों के रूप में सामने आई है। बेंथम की आनंद मापक गणना पद्धति भी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि हम ऐसे गणना नहीं कर सकते। फिर है जो उसने नैतिकता की आलोचना की, उसकी भी बहुत आलोचना हुई। बेंथम के दर्शन का एक प्रमुख दोष इसके द्वारा की गई नैतिकता की अवहेलना है। बेंथम भारतीय चारावाक विचारकों की भांति आनंद को ही जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठा है, और उसकी दृष्टि से धर्म, नैतिकता और अंतकरण का कोई स्थान नहीं है। बेंथम दर्शन को स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि व्यक्ति अत्यंत अवांछनीय और हानिकारक प्रवृत्तियां अपना लेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में घोर अव्यवस्था और अनैतिकता उत्पन्न हो जाएगी। अब नेक्स्ट है उसका चौथा पॉइंट, सुखों की गुण विषयक भेद की अवहेलना। बेंथम के दर्शन में केवल सुख को स्वीकार किया गया है, और उसमें त्रुटि यह है कि वह विभिन्न सुखों में केवल मात्रा विषयक भेद को स्वीकार करता है, गुण विषयक भेद को नहीं। बेंथम की इस धारणा का कारण यही हो सकता है कि वे जीवन की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को समझ नहीं सका। रजाई में सोने के आनंद को एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई करने के आनंद के समान हम कैसे कह सकते हैं? इसी प्रकार स्वादिष्ट भोजन करने के आनंद और शेक्सपियर को पढ़ने की जो आनंद है, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो हर आनंद एक मनुष्य के लिए अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि इस चीज़ से इतना आनंद मिला तो दूसरी चीज़ से उतना ही आनंद मिले। किसी को पढ़ने में अधिक आनंद मिलता है, किसी को खेलने में अधिक आनंद मिलता है, किसी को
सोने में अधिक आनंद मिलता है आदि। अल्पसंख्यकों के हितों का आघात। बेंथम का आदर्श है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। इस प्रकार बेंथम प्रत्येक व्यक्ति के आनंद पर नहीं बल्कि बहुसंख्यक वर्ग के आनंद पर बल देता है। वह बहुसंख्यक वर्ग को अवसर प्रदान करता है कि वे अपने आनंद की भांति के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को कुचले तथा उस पर अत्याचार करे। उपयोगितावादी व्यवस्था में अल्पसंख्यक का सुख बहुसंख्यक के सुख से सदैव दबा रहेगा। हेलोवेल ने इस संबंध में लिखा है कि उपयोगितावादी व्यवस्था में अल्पसंख्यक के पास बहुसंख्यक के अन्याय और अत्याचार से परिपात्र पाने का कोई मार्ग नहीं है। नेक्स्ट है राज्य और समाज के संबंध में त्रुटिपूर्ण धारणा। बेंथम और उसका उपयोगितावादी दर्शन समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से संबंधित सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार वह समाज का एक सुसंगठित चित्र प्रस्तुत करने के बजाय उसे एक ढीली व्यवस्था के रूप में देखता है। ये आदर्शवाद की भांति समाज की जैविक इकाई नहीं मानता बल्कि इसे व्यक्तियों का निरुद्देश्य भीड़ समझता है, जिसके कारण आलोचक इसके मूल आधार को ही चुनौती दे देते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं। ये आप देखिए कि इसने स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया था, उसने कहा था कि सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। बेंथम के मतानुसार कानून का प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता या समानता नहीं बल्कि सुरक्षा है। वह स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षा के अधीन कर देता है। बेंथम के द्वारा फ्रेंच क्रांति के पूर्व के लोक परोपकारी निरंकुश राजा सम्राट फ्रांसिस और रूस की रानी कैथोलिक को जिस प्रकार से प्रशंसा की गई, उसने भी स्वतंत्रता और समानता के प्रति उसकी उदासीनता स्पष्ट होती है। समानता के बारे में बेंथम का विचार था कि यह हिंसा से ही स्थापित की जा सकती है और उसे हिंसा से ही समाज में बनाए रखा जा सकता है। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने जब मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया तो बेंथम ने कहा था कि इन अधिकारों की केवल 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी के अधिकार जटिल और अबुद्धिगम्य हैं, दूसरी श्रेणी के अधिकार मिथ्या हैं और तीसरी श्रेणी के अधिकार अबुद्धिगम्य और मिथ्या दोनों हैं। बेंथम के ये विचार वर्तमान समय में किसी को भी स्वीकार और उचित प्रतीत नहीं हो सकते। बेंथम द्वारा की गई स्वतंत्रता और समानता की अवहेलना के कारण हेलोवेल ने लिखा है, बेंथम एक ऐसा उदाहरण है जो निरंकुशतावाद के बहुत अधिक अनुरूप है। अब ये बेंथम के कुछ विचार थे, कुछ आलोचनाएं थी, लेकिन बेंथम का महत्व भी है। बेंथम की देन मतलब बेंथम के विचारों का बहुत अधिक महत्व भी है। जैसे उन्होंने उपयोगितावाद का प्रतिपादन किया, सुख दुख की पद्धति दी, राज्य का यथार्थवादी स्वरूप प्रचलित किया, कानून और न्याय व्यवस्था में उन्होंने बहुत अधिक सुधार किए, लोकतंत्र को उन्होंने महत्व दिया। राजतंत्र और कुलीन तंत्र की अपेक्षा उन्होंने कहा लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के हित साधन हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में स्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश की। बेंथम के संबंध में यहाँ अपने विचारों को या बेंथम के विचारों को या उसकी देन को बता रही हूँ और अपने इस बेंथम के जो विचार हैं उनको हम आज या उस टॉपिक को आज हम ख़त्म करते हुए मैं कह रही हूँ कि बेंथम की उपयुक्त दोनों ही दृष्टि से अगर हम देखें तो मिल ने लिखा है उसे मानव जाति के सर्वाधिक बुद्धिमान और महान शिक्षकों में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने मानव को शाश्वत मूल्य के विचार प्रदान किए हैं। थैंक यू।